फ़खर, आप सबसे पहले कहिएगा, क्या समझते हैं, क्या जो बैड ब्लड या फिर खलीज पैदा हो गई है इस केस से वो कम हो सकेगी? शुक्रिया अलीना। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से एक नुक्ता उठाया गया है कि जुडिशल ऑर्डर को जो इस तरह रजिस्ट्रार या उसके कमेटी के उससे जो है वो नहीं तब्दील किया जा सकता, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और ये इन्होंने एक वैलिड वो किया है। और होना भी अब यही है कि जब तक ये जो बेंच है ये सुन रहा है केस, उसके बाद जब रिव्यू होगा तो उसमें जाके ये इसको आइनी बेंच के सामने फ़िक्स किया जा सकता है। लेकिन दौरान समाअत अब ये बेंच से ये केस वापस लेना, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है वो कानूनी तौर के ऊपर वो किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो इसमें बुनियादी एक सवाल है कि केसेस की नौइयत कौन तयन करेगा 26वीं आइनी तरमीम के बाद, कि ये आइनी मामलात से रिलेटेड है या जो फिर एक आम जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उसको सुनेगा। तो उस पर देखें, ये जो मामला है ये जब 26वीं आइनी तरमीम मंजूर नहीं हुई थी उससे पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से तो ये एक जहन बना लिया गया था। और फिर जब जब ये आइनी तरमीम मंजूर हो गई तो उसके बाद उन्होंने, मेरी भी उनके कुछ करीबी ज़राए से बात हुई थी, वो भी तब भी उन्होंने यही बताया था कि वो हर सूरत ये जो 26वीं आइनी तरमीम है इसको रिव्यू करना चाहते हैं। और ये उस दिन से लेके आज के दिन तक, अभी तक वो जो 26वीं आइनी तरमीम के रिव्यू के हवाले से वो हमेशा से कभी खतूत लिख के जो चीफ़ जस्टिस को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं और फुल बेंच का मुतालबा करते हैं, कभी जो है वो किसी केस की समाअत के दौरान वो इस तरह के रिमार्क्स दे के 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से सवाल उठाते हैं। तो सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, ये आइन में उनके ओथ में लिखा हुआ है कि वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे और उसके ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से। तो ये जो 26वीं आइनी तरमीम है अब ये आइन का हिस्सा है। अब ये इसको एक अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ने ही गैर आइनी करार देना है। एक फ़र्द वाहिद या एक सिंगल जज अपनी मर्ज़ी से उसको जो है वो उसकी ना इंटरप्रिटेशन कर सकता है और ना ही उस किसी जो आइनी तरमीम है जो पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर की गई हो उसको खिलाफ आइन करार दे सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ये बार बार एक जो तकाजा किया जाता है तो वो उनके अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी है। जो या तो इसको जो पूरा एक अदालत है वो उसको ये फैसला कर लेना चाहिए फुल कोर्ट बननी है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने अब 27 से ये वैसे ही समाअत शुरू हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह का ये जो एक रिव्यू के हवाले से कोई अदालत की तरफ से कोई सेटिस्फैक्ट्री वो नहीं आता, अब देखना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसके हवाले से वो क्या करता है। तब तक ये जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ये इस तरह के सवालात उठाए जाएंगे और ये जो अदलिया में जो तकसीम का एक तासुर मिलता है वो कायम रहेगा। अच्छा रीमा, ये कितनी मायूब बात है जब जजेस ये कहते हैं कि ठीक है तरमीम तो हो गई लेकिन उसके बाद ये तयन एक रिसर्चर ने करना है अदालती ऑर्डर के बावजूद कि कौन सा केस किस बेंच के सामने लगेगा। ऑल्सो ये बताएं कि ये जो सारा का सारा मामला हुआ है, क्या इसमें हल इसका यही है कि 26वीं तरमीम के ऊपर गौर किया जाए या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे करके इसको किया जा सकता था अवॉइड? जी शुक्रिया लीना। पहले तो कानूनी बात कर लेते हैं, फिर मेरा ख्याल है वो इनकम्प्लीट होगी तो कोई सियासी बात और जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर भी मैं कुछ बात करना चाहूँगी। लीगली 26th अमेंडमेंट के बाद और मोर स्पेसिफिकली जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में अमेंडमेंट हुई कुछ महीने पहले, उसके बाद जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की जो केसेस फिक्स करती है उसकी ये डिस्क्रेशन है, मतलब डिस्क्रेशन कह लें आप, या उस पे ये उसकी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी उसकी है कि उस पे फैसला करना है कि कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजने हैं और कौन से केसेस रेगुलर बेंच को भेजने हैं। अब सवाल ये आता है कि एक दफ़ा ये फैसला जब हो जाता है और जजेस की जो कमेटी है वो एक रेगुलर बेंच के पास एक केस भेज देती है, तो उसके बाद क्या वो केस वापस लेके किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज सकती है ये कह के कि हमसे पहले गलती हो गई थी? मेरा ख्याल है अगर हम ये इंटरप्रिटेशन लेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ की या आइन की, तो ये बहुत ही अजीब सी एक केओटिक सिचुएशन अदालत में क्रिएट करेगी, क्योंकि जो एक सर्टेनिटी होती है कि जो एक बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया, वो सिर्फ तभी तब्दील हो सकता है अगर कोई मेंबर रिक्यूज कर जाए या अगर वो बेंच खुद मामला वापस जजेस की कमेटी को भेजे और कहे कि इस मामले में या आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजें
या इसमें कोई और टेक्निकल वजूहात हैं जो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होने की ज़रूरत है। यही दो मामले हैं मेरी नज़र में जिसमें बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, एक दफ़ा जब वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाए तो उसके बाद। इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है ये लीगली गलत है। जुडिशल इंडिपेंडेंस, एक ओवरऑल एक जुडिशल जो इंटेग्रिटी होती है उसके खिलाफ है कि एक बेंच सुन रहा है और आप जजेस कमेटी के पास वापस भेजते हैं और वो एक और फैसला कर दें कि नहीं अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। ये फैसला पहले ही केयरफुली करना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन ना आए। दूसरी बात ये कि फ़खर जो कह रहे थे कि जस्टिस शाह बार बार ये बात करके कि 26 जो अमेंडमेंट के चैलेंजेस हैं उसको सुना जाए, वो अपनी ओथ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं इससे एग्री नहीं करती। उन्होंने 26 अमेंडमेंट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करती। वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये एक मुल्क में एक बहुत अहम केस है, बहुत सी चीज़ें इससे जुड़ी हैं। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, हाई कोर्ट्स में हो रहा है, उनकी जो फैसले आ रहे हैं सब पे सवालिया निशान है क्योंकि इन पिटिशंस फैसला नहीं किया जा रहा। तो वो इनकरेज कर रहे हैं और मेरा ख्याल है दुरुस्त कर रहे हैं कि जो भी एक फोरम बनता है, लीगल फोरम, वो इन पिटिशंस का फैसला करे। अब ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह अकेले नहीं करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी, फुल कोर्ट बेंच होगा या 3 रुकनी बेंच होगा। ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही करेगा। तो मेरा ख्याल है मुतालबा जो है वो उनकी ओथ की खिलाफ वर्जी नहीं है। अब आपका जो सवाल कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो तश्कील हो गया है, वो सुनेगा ये पिटिशंस 27 मेरा ख्याल है तब से ये मामला हल करेगा, मेरा नहीं ख्याल। ये जो एक टेंशन है जजेस के बीच में, इसकी बहुत डीप रूटेड है। इसमें बहुत सी वजूहात हैं जो मुझे लगता है ये अभी चलेगा। और अब मैं थोड़ी पॉलिटिक्स पे बात करना चाहूँगी कि मेरा ख्याल है मैंने तो एटलीस्ट ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में एक सिस्टम है जो की स्टेक होल्डर्स हैं, ज़्यादातर वो उनका कंसेंसस है उस पर और वो सिस्टम चल रहा है। उसमें अदलिया के भी मेरा ख्याल है कुछ मेंबर्स हैं जो सिस्टम को बाय कर चुके हैं और वो उसमें कोई रुकावट नहीं डालना चाहते। ये एक पहला, और मेरा ख्याल है लोग जो कमेंट्री करते हैं उनमें भी एक ये सोच पाई जाती है कि ये जजेस का काम नहीं है, जमहूरियत, इन सब चीज़ों की बात, रूल ऑफ लॉ, सब ये इस वक्त अहम नहीं है। हमें स्टेबिलिटी चाहिए और ये सिस्टम स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट रुकावट ना क्रिएट करे। ये पहला एक थॉट है जो मेरा ख्याल है जजेस में भी पाई जाती है, कमेंटेटर्स में भी पाई जाती है। दूसरी एक थॉट है कि जजेस को कुछ शायद अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकेंगे, उनकी डोमेन नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना, इस तरह के जब सेटअप इतना क्लोजली निट है, उससे लड़ना जजेस को नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये दूसरी सोच पाई जाती है कमेंटेटर्स में भी, जजेस में भी, कि सुप्रीम कोर्ट अपने बाकी मामलात हल करे यूनानिमिटी के साथ, यूनिटी के साथ, और इन मामलात में ना पड़े। तीसरी सोच मेरा ख्याल है ये पाई जाती है कि रेजिस्ट करना है। ये जो भी हो रहा है, चाहे जजेस को ज्यादा ना कर सके, तब्दीली ना ला सके, लेकिन जब भी उनको मौका मिले उन्होंने ये जो सेटअप है और इसकी कुछ चीजें हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जिसमें 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है, उसको रेजिस्ट करना है। और चौथा व्यू मेरा ख्याल है ये है, वो ज्यादा रेडिकल है, कि रेवोल्यूशनरी, कि उन्होंने खत्म करना है इस सिस्टम को, रोल बैक करना है ये सिस्टम। अब ये जजेस में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, कमेंटेटर्स में ये 4 मुख्तलिफ सोच मेरा ख्याल है पाई जाती है। और जब तक ये चलेगी और इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, जब भी ऐसे केस आएंगे, मामलात आएंगे, हम देखेंगे जिस भी आप सोच, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ज्यादा एग्री करते हैं, बाकी जजेस के साथ आपकी कशीदगी होगी। सो आई थिंक ये नेचुरल है और ये चलेगा। और ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त, उससे ये हल नहीं होगा। अच्छा, ये सियासत से भी जुड़ा है, जजेस की पर्सनालिटी से भी जुड़ा है, जो हमारी माजी की तारीख है जजेस के बीच में जो प्रॉब्लम्स चली उससे भी जुड़ा है।